दोस्तों, आज की वीडियो में नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य तथा सबसे काम की बातें कौन सी हैं, उनसे आपको अवगत कराया जाएगा, जिसमें छात्र पक्ष, शिक्षक पक्ष तथा SC, ST, OBC आरक्षित वर्ग इत्यादि शामिल हैं। तो अगर आप छोटे बच्चों के माता पिता हैं तो आपको चिंता होगी कि क्या नई शिक्षा नीति के बाद भी आपको अपने बच्चे के नर्सरी में दाखिले के लिए माथापच्ची करनी होगी। अगर आपके बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले हैं अथवा आप 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आपको चिंता होगी कि कॉलेज में दाखिले के लिए 99% ही लाने होंगे। और अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको चिंता होगी नौकरी की, क्या नई शिक्षा नीति में नौकरी में उन्हें सहूलियत मिलेगी। देश की नई शिक्षा नीति में आम जनता ऐसे ही सवाल के जवाब ढूंढ रही है। सबसे पहले शुरुआत स्कूली शिक्षा से करते हैं। नई शिक्षा नीति में पहले जो 10+2 की बात होती थी, अब उसकी जगह सरकार 5+3+3+4 की बात कर रही है। 5+3+3+4 में 5 का मतलब है 3 साल प्री स्कूल और क्लास 1 और 2, उसके बाद 3 का मतलब है क्लास 3, 4 और 5, उसके बाद 3 का मतलब है क्लास 6, 7 और 8 और आखिरी के 4 का मतलब है क्लास 9, 10, 11, 12। यानी आप बच्चे 6 साल की जगह 3 साल की उम्र में फॉर्मल स्कूल में जाने लगेंगे। अब तक बच्चे 6 साल में पहली कक्षा में जाते थे, तो नई शिक्षा नीति लागू होने पर भी 6 साल में बच्चा पहली कक्षा में ही होगा, लेकिन पहले के 3 साल भी फॉर्मल एजुकेशन वाले ही होंगे। प्ले स्कूल के शुरुआती साल भी अब स्कूली शिक्षा में जुड़ेंगे। इसके अलावा स्कूली शिक्षा में एक और महत्वपूर्ण बात की है। भाषा के स्तर पर नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र अर्थात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, जिसमें कक्षा 5 तक मातृभाषा लोकल भाषा में पढ़ाई की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जहां संभव हो वहां कक्षा 8 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जाए। संस्कृत भाषा के साथ तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर भी जोर दिया गया है। सेकेंडरी सेक्शन में स्कूल चाहे तो विदेशी भाषा भी विकल्प के तौर पर दे सकेंगे। स्कूली शिक्षा में तीसरी बात बोर्ड परीक्षा में बदलाव का है। पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में कई बदलाव किए गए हैं। कभी 10वीं की परीक्षा को वैकल्पिक किया गया, कभी नंबर के बजाय ग्रेड की बात की गई, लेकिन अब परीक्षा के तरीके में बदलाव की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। बोर्ड एग्जाम होंगे और अब 2 बार होंगे, लेकिन इनको पास करने के लिए कोई कोचिंग की जरूरत नहीं। परीक्षा का स्वरूप बदलकर अब छात्रों की क्षमताओं का आकलन किया जाएगा, न कि उनके याददाश्त का केंद्र की दलील है कि नंबरों का दबाव इससे खत्म होगा। 2022-23 वाले सत्र से इस बदलाव को लागू करने की मंशा है। इसी तरह के बदलाव उच्च शिक्षा में भी किए गए हैं। अब ग्रेजुएशन यानी कि अंडर ग्रेजुएशन में छात्र 4 साल का कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें बीच में कोर्स को छोड़ने की गुंजाइश भी दी गई है। पहले साल में कोर्स छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल के बाद एडवांस सर्टिफिकेट मिलेगा और तीसरे साल के बाद डिग्री और 4 साल बाद डिग्री होगी शोध के साथ। उसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन में भी 3 तरह के विकल्प होंगे। पहला होगा 2 साल का मास्टर्स, उनके लिए जिन्होंने 3 साल का डिग्री कोर्स किया है। दूसरा विकल्प होगा 4 साल की डिग्री कोर्स शोध के साथ करने वालों के लिए, ये छात्र 1 साल का मास्टर्स अलग से कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प होगा 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। अब PhD के लिए अनिवार्यता होगी 4 साल की डिग्री शोध के साथ। MPhil को नई शिक्षा नीति में बंद करने का प्रावधान है। उच्च शिक्षा नीति में स्कॉलरशिप के लिए नई शिक्षा नीति में प्रस्ताव है। इसके लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के दायरे और अधिक व्यापक बनाने की बात है। प्राइवेट संस्थाएं जो उच्च शिक्षा देंगी उनको 25% से लेकर 100% तक स्कॉलरशिप अपने 50% छात्रों को देना होगा। ऐसा प्रावधान इस शिक्षा नीति में किया गया है। उच्च शिक्षा संस्थाओं को ग्रांट देने का काम हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन करेगा। इसके अलावा इन संस्थाओं के अलग अलग विभागों के लिए नियम, कानून और गाइडलाइन तैयार करने की जिम्मेदारी होगी। अब थोड़ा शिक्षक पक्ष के विषय में बात कर लेते हैं। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक विकसित किया जाएगा, जिसके लिए NCERT, SCERT
शिक्षकों और सभी स्तरों एवं क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया जाएगा। दूसरा, शिक्षक भर्ती में भी बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह केंद्र स्तरीय शिक्षक भर्ती में ही देखने को मिलेगा। राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार के ऊपर निर्भर है कि वह अपनी शिक्षक भर्ती में बदलाव करे या ना करे। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हमारी संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगर आप नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षक पक्ष के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस विषय पर एक वीडियो पहले से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब हम आरक्षित वर्ग की बात करते हैं तो SC, ST, OBC और अन्य विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र को प्रगति को समर्थन प्रदान करना, वो उसे बढ़ावा देना और उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। निजी उच्च शिक्षण संस्था को अपने यहाँ छात्रों को बड़ी संख्या में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य विषयों की जब हम बात करते हैं तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब है वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। शिक्षा पर GDP का 6% लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि अभी 4.43% है। तो इस तरह से हमने आपको नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित सभी प्रकार के महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा दिया है। तो अगर आप नई शिक्षा नीति से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं अथवा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों शिक्षा से संबंधित इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपको उपलब्ध कराते रहते हैं।